नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों को किया संबोधित। छात्रों को दिए सफलता के मंत्र, कहा स्वस्थ स्पर्धा पर दिया जोर। छात्रों की फिटनेस को भी बताया महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का भी किया निरीक्षण। नए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। एनडीए के विधायकों ने निवर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध विधानसभा के सचिव को दिया नोटिस। मथुरा की शाही ईदगाह भूमि सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से पटना में ईडी की पूछताछ। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले को लेकर सवाल जवाब। शंखनाद के साथ शुरू होगा आज बीटिंग रिट्रीट समारोह। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तीनों सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के म्यूजिकल बैंड बजाएंगे स्वदेशी धुनें। जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 34 से ज्यादा घायल। बाइडेन ने हमले के लिए ईरान स्थित समूहों को ठहराया जिम्मेदार। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 में पहुंचा भारत। ग्रुप दौर के अंतिम मुकाबले में अमेरिका को 201 रन से दी करारी शिकस्त। और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के तहत छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से संवाद किया। पीएम ने दिल्ली के भारत मंडपम में जुटे हजारों छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त होने, परीक्षा का बेहतर ढंग से सामना करने और तनाव से मुक्त रहने के लिए बहुत से सुझाव दिए। परीक्षा पे चर्चा के इस 7वें संस्करण में छात्रों ने पीएम से परीक्षा संबंधी चिंताओं और उलझनों को लेकर सवाल पूछे। पीएम ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री ने इस संवाद के दौरान जोर देकर कहा कि छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए अभिभावकों और अध्यापकों को भी ध्यान देना चाहिए। पीएम ने छात्रों के बीच स्वस्थ स्पर्धा पर बल दिया। पीएम ने छात्रों से कहा कि वो दूसरों की सफलता को अपने लिए प्रेरणा मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में, उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने देश भर से आए छात्रों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों को देखा। छात्रों ने पीएम को अपने नवाचार के बारे में बताया। पीएम ने इन सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। संसद का बजट सत्र आरंभ होने से एक दिन पहले मंगलवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बैठक बुलाई है। संसद का ये बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन से होगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये बजट सत्र 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र होगा। और जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। लालू यादव से इस मामले में पूछताछ हो रही है। ईडी ने कथित जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अपने पटना स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर फिर से समन जारी किया था। बिहार में एनडीए के विधायकों ने निवर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध विधानसभा के सचिव को नोटिस दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का चयन होता है और अवध ये बहुमत है। जब एनडीए एक हो गया तो ऑब्वियसली हमारा बहुमत है और बहुमत के आधार पर स्पीकर रहते हैं। और अवध बिहारी चौधरी जी बड़े सुलझे हुए पुराने राजनेता हैं, उनको तो स्वयं इस्तीफा कर देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक, विश्वास पर चलता है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन में विश्वास की कमी है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी साख खत्म हो गई है, लेकिन अहंकार वही है कि हम बड़ी पार्टी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसने किसको डार्क में रखा, वो तो नतीजा बता रहा है। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे थे कि सीट के एडजस्टमेंट की बात करिए। मूल बात समझना चाहिए, विश्वास की कमी। रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पे चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बातचीत करना चाहिए तो कोई न्याय यात्रा कर रहा है। जहां जहां घुसते हैं वहां पार्टी भाग जाती है। और दूसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी की पुरानी साख खत्म हो गई है, लेकिन अहंकार वही है कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं। तो रीजनल पार्टी सवाल उठती है कि भाई आपके पास वोट कितना बचा है, आप हमें सम्मान कितना देंगे? तो वोट है नहीं, सम्मान भी नहीं देंगे, तो ये तो होना ही है ना। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर आज ईडी की टीम पहुंची है। ईडी ने पिछले दिनों लैंड डील स्कैम में 29 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समय मांगा था। सोरेन को ईडी ने समन भेजकर पूछा था कि क्या वो इस पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं। इससे पहले 20 जनवरी को रांची स्थित सीएम हाउस में सोरेन से उनका बयान लिया गया था। ये जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से संबंधित है। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए गरीब तबके के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया है।
राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बनने के पात्र नागपट्टिनम जिले के ग्रामीणों को प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल नागपट्टिनम जिले के कीज वेनमनी गांव के दौरे पर गए थे। इस गांव में जहां 5 दशक पहले 1968 में एक जमींदार ने 40 से अधिक खेतीहर मजदूरों को जिंदा जला दिया था। अपनी यात्रा के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल ने 1968 के नरसंहार के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति जी पलानिवल से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने अपने दौरे के बाद सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट और तस्वीरें साझा की हैं। राज्यपाल आर.एन. रवि ने लिखा कि नागपट्टिनम जिले के कीज वेनमनी गांव का दौरा किया और 1968 के नरसंहार के एकमात्र जीवित बचे थिरुजी पलानिवल से मुलाकात की। मछुआरों द्वारा बसाए गए नाम्बियार नगर और अनुसूचित जाति के लोगों वाले जीवा नगर का भी दौरा किया। सभी गांवों में घोर गरीबी देखकर हैरान हूं। आश्चर्य है कि कब तक इन अभागे भाइयों और बहनों को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए इंतजार करना होगा। राज्यपाल की नाराजगी राज्य की एम.के. स्टालिन सरकार की दिखावे की राजनीति को लेकर है। दरअसल स्टालिन सरकार ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मारे गए मजदूरों की याद में एक विशाल स्मारक तो बनाया जा रहा है, लेकिन उसके चारों ओर आज भी छत के लिए तरस रहे गरीबों की अनदेखी की गई है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने एक्स पर लिखा कि ये दुखद है कि नागपट्टिनम जिले के योग्य गरीब ग्रामीणों को प्रशासनिक उदासीनता और कथित भ्रष्टाचार के कारण पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर्वहारा वर्ग का समर्थन करने का दावा करने वाले एक राजनीतिक दल द्वारा चारों ओर गरीबों की झोपड़ियों के बीच मारे गए 44 गरीब मजदूरों की याद में स्मारक के रूप में कीज वेनमनी गांव में एक विशाल उच्च लागत वाली कंक्रीट संरचना न केवल विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद है, बल्कि ये शहीदों और गरीबों का अपमान है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत देने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। मामला इनर रिंग रोड की योजना बनाने में घोटाले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि नायडू जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो राज्य सरकार जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र होगी। कर्नाटक के मांड्या में 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतारने के बाद आज पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में सरकार और विपक्ष के बीच विवाद बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने केरागोडू गांव में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। कल उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब अधिकारियों ने 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतार दिया। पुलिस और प्रशासन ने ध्वज स्तंभ पर हनुमान ध्वज की जगह राष्ट्रीय तिरंगे को लगा दिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले कई दिनों से अपनी पार्टी और के कार्यकलापों पर सवाल उठाते आ रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना हो जाओ। नीतीश कुमार एपिसोड के बाद ताज़ा बयान में उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन वेंटिलेटर पर था, जिसका नीतीश कुमार ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे। से जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया और अंत में वेंटिलेटर गया और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म पर है और 2024 की नहीं बल्कि 2029 की तैयारी की जा रही हो। कि एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है और दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। एक्चुअली हम 24 के बाद सोचेंगे कि हम 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी करते तो ये जो हो रहा है ये नहीं होता।
आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमानदार छवि वाला बताया। देखिए, नीतीश जी में 100 बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण है कि वो ईमानदार आदमी है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मिड प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज तमिलनाडु दौरे पर श्री थिल्लई नटराज मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने मंदिर में सभी देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान नटराज से देश में शांति, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने की कामना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि देश विदेश से ज्यादा लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी आएं और पर्यटन के जरिए देश दुनिया में एकता का संदेश प्रसारित किया जाए। ये बात उन्होंने गुजरात के एकता नगर में इंडियंस होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL कौशल केंद्र के उद्घाटन समारोह में कही। हमारी कोशिश है लगातार कि या कॉरपोरेट हो, टूरिस्ट हो, फॉरेन टूरिस्ट हो, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हो, जितने लोग यहाँ आ सके, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का मैसेज जो ये टूरिज्म के माध्यम से अब पूरे देश में भी फैल सकता है, इस किस्म से देश के बाहर भी जा सकता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार प्रयासों में जुटी है कि भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर परिसर में भक्तों के लिए की जा रही व्यवस्था का निरीक्षण किया। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र को समर्पित आस्था स्पेशल ट्रेन पिंक सिटी जयपुर से धर्मनगरी अयोध्या पहुंची। ट्रेन में सवार राजस्थान प्रदेश के 2,500 राम भक्तों का अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों की धुन के बीच स्वागत किया गया। उन्हें अंगवस्त्र भी पहनाया गया। देश भर में चलाए गए आस्था स्पेशल ट्रेन में से पहली ट्रेन अयोध्या पहुंची है। स्वागत से अभिभूत हुए राम भक्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री ना होता तो हम लोग अपने आराध्य के दर्शन इतने सुविधाजनक ढंग से ना कर पाते। राम भक्तों ने बताया कि जयपुर से अयोध्या तक के बीच की यात्रा पूरी तरह से धार्मिक वातावरण में हुई। हर तरह से हम लोगों की सुविधा का ध्यान रखा गया और किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। राजस्थान से आए सभी राम भक्त सरयू स्नान के बाद राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के साथ ही अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा। हम सभी ग्रुप एक साथ आए हैं, वहाँ से सभी मस्ती करते हुए, जैसे राम के नारे लगाते हुए, हनुमान चालीसा करते हुए, सबको बड़ी खुशी है। बहुत अच्छी थी सुविधाएं और सबको अच्छा फील हुआ। ट्रेन की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। भगवान श्री राम का एकदम राममय माहौल ट्रेन के अंदर था। सभी भजन गीत संगीत गा कर लोग आनंदित हो रहे थे। आस्था ट्रेन जो चली है जयपुर से अयोध्या के लिए, बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया। प्लास्टिक मुक्त अभियान जो चलाया गया था RSS द्वारा, उसका पूरा पालन किया गया है और यात्रा में किसी प्रकार का किसी यात्री को कोई कष्ट नहीं हुआ। रेलवे की तरफ से फुल व्यवस्था थी, कोई परेशानी नहीं आई। आने से जाने तक सब व्यवस्था पूरी रेलवे की तरफ से बढ़िया है। मिड प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पर आता है। अगर समय पर इसकी जांच हो जाए तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अब वैक्सीन भी आ गया है। 15 साल से कम उम्र की लड़कियों को अगर वैक्सीन दे दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सकेगा। सर्वाइकल कैंसर की जल्द से जल्द जांच हो जाए, इसके लिए एम्स में ट्रायल हो रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। देश में हर साल 1,23,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की शिकार होती हैं। इनमें से 93,000 की मौत हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV वायरस जिम्मेदार होता है। अगर सही समय पर जांच हो जाए तो सर्वाइकल कैंसर की पहचान हो सकती है और इसका इलाज भी मुमकिन है। डॉक्टरों का कहना है कि 30 साल से अधिक उम्र की हर महिला को सर्वाइकल कैंसर की जांच करानी चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वदेशी वैक्सीन भी उपलब्ध है। 15 साल से कम उम्र की हर लड़की को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन 2 डोज की है। एक डोज लगने के बाद 6 महीने बाद दूसरी डोज लगानी चाहिए। जो 30 साल की ऊपर उम्र हो गई है तो चेक करें कि आपने HPV टेस्ट कराया क्या। अगर कराया तो 5 साल तो नहीं हो गए, अगर 5 साल से ऊपर हैं तो ज़रूर कराएं। और अगर आप सोचती हैं कि नहीं 2 बार ही काफ़ी है तो वो चेक कर लें कि आपका अप टू डेट है। पैप्समेयर कराती हैं तो 3-3 साल में क्या ज़रूरी है अपडेट करें। अपने नेबर्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपनी बेटियों को, नीसेस को, सबको देखें, उनका वैक्सीनेशन कराएं। सर्वाइकल कैंसर की जांच बहुत महंगी होती है। पेशाब के जरिए HPV वायरस की जांच हो, इसके लिए एम्स में ट्रायल चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही स्वदेशी जांच किट आ जाएगी। अभी जो नई ये चल रहा है वो चल रहा है कि क्या हम यूरिन में भी HPV डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यूरिन में अगर हम HPV डिटेक्ट कर सकते हैं तो फिर ये होगा कि भाई पेशेंट यूरिन सैंपल भिजवा सकती है। उसके लिए उसे आने की ज़रूरत नहीं है और कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, तो उसमें ये है कि अभी जो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं यूरिन में, हम क्या कर रहे हैं कि हम उनका सर्वाइकल सैंपल भी ले रहे हैं और उन जिन महिलाओं में HPV पॉजिटिव आ रहा है सर्वाइकल सैंपल में, उनका हम यूरिनरी सैंपल भी ले रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर महिलाओं में जागरूकता की कमी है। 30 साल से अधिक उम्र की महिलाएं अगर HPV वायरस की जांच कराती हैं तो वक्त रहते इसका पता लगाया जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन भी इससे बचने का एक कारगर तरीका है। नितेंद्र सिंह, TD न्यूज़, दिल्ली। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। बड़े बड़े वैश्विक ब्रांड टियर 2 शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास और बढ़ती कामकाजी आबादी उपभोग के नए क्षेत्र पैदा कर रही है। ज़ारा, H&M, एडिडास, नाइकी, स्टारबक्स, यूनिक्लो और मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे वैश्विक ब्रांड तेजी से गैर महानगरों में अपने आउटलेट का विस्तार कर रहे हैं। हाल ही में आए एक CBRE के हालिया अध्ययन से पता चला है कि जयपुर, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ, कोची, गोवा और कोयम्बटूर जैसे शहरों में फैशन और खाद्य एवं पेय ब्रांडों की बढ़त देखी जा रही है। वहीं स्थानीय ब्रांड भी इन अवसरों की बाजार क्षमता का लाभ उठा रहे हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली कैरेटलिन टियर 2 बाजारों पर बड़ा दांव लगा रही है और पिछले साल के दौरान लखनऊ और इंदौर जैसी जगहों पर इसके स्टोर की संख्या दोगुनी हो गई है। समझने के लिए कैरेटलिन ने वित्त वर्ष 2013 की शुरुआत टियर 2 शहरों में 22 स्टोर्स के साथ की और अब इन शहरों में इसके 39 स्टोर हैं। कोची, गुवाहाटी, लुधियाना और मैसूर जैसे कई अन्य छोटे शहर हैं जहां मजबूत मांग देखी है और अब पिछले 1 साल में स्टोर की संख्या में वृद्धि हुई है। छोटे शहरों में खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने में ई-कॉमर्स की उचित हिस्सेदारी रही है। भारत के लगभग 50% ऑनलाइन खरीदार 2021 में टियर 2-3 शहरों में रहे थे, जिसके 2030 तक लगभग 60% तक पहुंचने का अनुमान है। बड़े बड़े वैश्विक ब्रांड टियर 2 शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। वैश्विक ब्रांड बढ़ती कामकाजी आबादी, उपभोग के नए क्षेत्र पैदा कर रहे हैं। वैश्विक ब्रांड तेजी से गैर महानगरों में अपने आउटलेट का विस्तार कर रहे हैं। जयपुर, पटना, लखनऊ, गोवा और कोयम्बटूर जैसे शहरों में ब्रांडों की बढ़त दर्ज हुई है और स्थानीय ब्रांड भी इन अवसरों की बाजार क्षमता का फायदा उठा रहे हैं। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें।
भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 में जगह पक्की कर ली है। ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को 201 रन से पराजित किया। टीम इंडिया ग्रुप स्तर के अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रही। अमेरिका के खिलाफ मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 326 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए विराट लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमेरिकी टीम 125 रन पर ही सिमट गई और मैच गंवा दिया। अब सुपर 6 में भारत का सामना मंगलवार को न्यूजीलैंड से होगा। मिस्र में चल रहे ISF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर ने रजत पदक हासिल करने में सफलता पाई। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जर्मनी जबकि कांस्य पदक पोलैंड के निशानेबाजों ने जीता। इससे पहले भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। दिव्यांश ने फाइनल में 253.7 का स्कोर कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया। उन्होंने चीन के शेंग लीहाओ द्वारा एशियाई खेलों में बनाए गए 253.3 अंक के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट को बड़ी राहत दी है। आईसीसी ने श्रीलंकाई क्रिकेट पर लगाए गए निलंबन को हटा दिया है। आईसीसी ने कहा कि अब वो संतुष्ट है कि एसएलसी अब सदस्यता दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। नवंबर 2023 में आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट को एक सदस्य के रूप में जिम्मेदारियों के उल्लंघन के चलते निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।